दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका ना कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है क्योंकि आईबी ने अपना नोटिस जो है वो जारी कर रखा था पहले से ही। ये आपको कहाँ पे मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा, ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जब आप फॉर्म भर रहे थे तो सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आया था ये वहां पे था। यहाँ पे आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन थे उनके जवाब हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, शाम 7 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास चल रही है। 2 घंटे कल मैंने पढ़ाया उनको, आज भी 1-2 घंटे लग जाएंगे। तो हम लोग पूरे मंथ जनवरी से लेकर सितंबर तक पूरा मैगजीन कवर कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। लिंक नीचे जाके आप डाउनलोड, मतलब लिंक नीचे जाके आप क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हो, ठीक है। कोर्स को वहीं पे आपको मिल जाएगा वो। ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या सिनेरियो है। हाउ टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। भाई आप एनसीएस की जो पोर्टल है www.ncs.gov.in, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, उसमें लिंक है। लिंक को आपने कॉपी करना है। कॉपी भी इन्होंने बहुत बुरी तरीके से दे रखा है। डॉट को इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉट ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आपको वहाँ पे लिखना है। ये सब आपका यहाँ पे हो जाएगा। If the printout of the registration slip could not be taken at the time of registration, can it be taken out at the later stage? बिल्कुल, जो आपने फॉर्म भरा है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आप बाद में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Whether the application sequence number can be viewed again if the same has not been noted down at the time of submission of application। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपने अपना एप्लीकेशन नंबर सबमिट करते समय नहीं देखा है या फिर नहीं लिखा है तो अब क्या होगा, तो कैंडिडेट के मोबाइल नंबर पे, कैंडिडेट के ईमेल पे हम लोग ये भेज देते हैं। अगर फिर भी कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो खो जाता है तो ये रिट्राइव नहीं होगा उसके द्वारा, अपने आप वो रिट्राइव नहीं कर सकता है। बिना आईबी को बताए आईबी ही निकलवा के देगा, और आईबी से कांटेक्ट करने का मतलब आपको पता है आपका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। Whether educational experience certificate are required to be attached along the registration slip। क्या फॉर्म भरते वक्त जो आपके एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो ऐड करना है, नहीं करना है। ये आपका तब काम आएगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तब आपको बुलाया जाएगा, ये तब आपके लिए चाहिए। क्या पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी है? नहीं भाई, ये लोग फॉर्म नहीं भर सकते। कैंडिडेट जो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? नहीं ही कर सकते। जो भी बच्चा 10 अगस्त 2025 से पहले ग्रेजुएट नहीं हुआ हो, उसकी मार्कशीट नहीं आई हो, यानी कि उसका जो रिजल्ट है, पास का रिजल्ट अगर नहीं आया है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। NOC has to be obtained for applying by the application। yes, यहाँ पे जब आप पेपर, ये जब आप फॉर्म भर रहे हो तब तो आपको NOC नहीं चाहिए, तब आपको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेके ये एग्जाम देना होगा। जब आपको इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू में आपका NOC चाहिए। इंटरव्यू के टाइम पे अभी आपकी कोई भी NOC यहाँ पे नहीं चाहिए, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। वेदर द चेंज ऑफ सेंटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन इज अलाउड। नहीं, आपका जो भी चेंज, अगर आप सोचते हो कि मेरा जो एग्जाम सेंटर है उसको चेंज कर दिया जाए तो वो चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला। अब यहाँ पे आया जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्मर पे चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। जो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का जो परफॉर्मा होता है उस पर नहीं चलेगा। इन्होंने वो परफॉर्मा बना के रखा हुआ है, अपने नोटिफिकेशन में जाके आप देख लेना। What to do if the photograph and signature are not getting uploaded। अगर आपका जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था फोटोग्राफ कैसे अपलोड करनी है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। यहाँ पे इन्होंने बना रखा है कि फोटोग्राफ ये विजिबल होनी चाहिए, हीजी और ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके अच्छे से अपलोड हो जाने चाहिए। एट द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, क्या आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे अभी एग्जाम के लिए तो वहां पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है? नहीं करना है। What is the subject of Tier 1 एंड Tier 2? यहाँ पे सिंपली ये लोग बोलते हैं कि भाई Tier 1 एंड Tier 2 के लिए कोई बुक है, किसी ने पूछा होगा तो यहाँ पे इनका आंसर है कि Tier 1 तो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपके 4 ऑप्शन और आपका 4 ऑप्शन और 1 क्वेश्चन होगा, और Tier 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि लिखने वाला है। तो कोई भी बुक हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, अपने मन से पढ़ते रहो जो पढ़ना है तुम्हें।
व्हाट इज द सिलेबस लाइक रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल स्टडीज का सिलेबस क्या है? इन्होंने बोला सिलेबस तो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जाके देख लो आप, हमने एडवर्टीजमेंट में डाल रखा है ACIO के, वहां पे जाके आप देख लेना भाई। वहां पे अगर आप देखे देखोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा सिलेबस के नाम पे, सिर्फ आपको पेपर का स्कीम मिलेगा कि करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, क्वांट्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, बस यही आपका सिलेबस है। इन्होंने यहाँ पे सिलेबस नहीं बताया। What is the eyesight for the job? क्या कलर ब्लाइंड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट शुड पोजेस नॉर्मल कलर विजन एंड शुड बी फिट एज पर जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड। इन्होंने भी इसके में खुद हेजी आंसर दिया है। देखो इन्होंने बोला है कि नॉर्मल कलर विजन चलेगा, ठीक है। नॉर्मल कलर विजन का मतलब है भाई वो ठीक ठाक होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, और वो फिट होना चाहिए जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी कि उसकी जो आंखें चश्मा भी होगा तो चल जाएगा, बस उसको दिखना चाहिए। एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई नियम के अनुसार। कैंडिडेट हु पास आउट फ्रॉम द डिस्टेंस एजुकेशन, क्या वो अप्लाई कर सकता है? तो डिग्री, डिप्लोमा, एक्स्ट्रा जो भी आपने ऑब्टेन करी है ओपन यूनिवर्सिटी से, डिस्टेंस एजुकेशन से, ठीक है, आर एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड करवाए जाते हैं। समझ में आ गया? ये एक्सेप्टेड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, और ये बोला गया है कि भाई ठीक है डिस्टेंस एजुकेशन और ये जो भी आपको ओपन यूनिवर्सिटीज है इनसे आपका जो भी आप करेंगे ये आपका चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द चालान? चालान का मतलब तब होता है जब आप ऑनलाइन पेमेंट ना कर ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे 2 दिन इसकी वैलिडिटी रहती है। मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था पहले भी, ये आपके काम का नहीं है। वेयर डू वी हैव टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ आवर सर्टिफिकेट? तो यहाँ पे बोलते हैं नॉट रिक्वायर्ड, जब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में तब आपको ये लेके आना है। ओके, इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग? देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इन टियर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है टियर 2 में, तो ये चीज ध्यान देना आप, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है टियर 2 में। हाउ टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर? फोटो और सिग्नेचर को आप कैसे अपलोड करेंगे? कलर फोटो 35x45 mm की होनी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, और 12 वीक से ओल्डर आपकी फोटो ये नहीं होनी चाहिए। लाइट बैकग्राउंड आपका चल जाएगा, ग्रे व्हाइट होना चाहिए बेसिकली, ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए बैकग्राउंड। 70 से 80% आपकी फोटो विजिबल होनी चाहिए, और आपका जो फेस है वो आपका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। सब यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, आपने जो भी अपलोड कर दिया वो चल जाता है नॉर्मली, सबको पता है कि कैसे अपलोड करना है। हाउ टू पे द फीस? फी आपको 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो 100 रुपये है, प्लस आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है 550 रुपये, तो 650 रुपये यहाँ पे आपके भाई दिए जाते हैं, ठीक है। 650 रुपये आप लोग यहाँ पे देते हो। SC ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, ये रिजर्वेशन है जो भी मिलता है इनको, ये एग्जेम्प्टेड होते हैं पेमेंट से 500 रुपये, लेकिन इनको रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा 550 का, यानी कि 100 रुपये ही इनका छोड़ा गया है, बाकी सब यहाँ पे देना ही पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन जो कि एम्प्लॉयमेंट उन्होंने यहाँ पे पा लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप C में, ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, रेगुलर बेसिस पे हैं तो यहाँ पर उनको 100 रुपये देना पड़ेगा, चार्जेस विथ 550 रुपये, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंकिंग चार्ज लगेंगे इसमें जो भी एप्लीकेबल होंगे। मोड ऑफ पेमेंट ये आपको बताया ऑनलाइन आप दे सकते हो। वट इफ अ कैंडिडेट हैज फर्निश इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन? अगर उसने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है तो क्या होगा? अगर रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ उसने डाल दी है, कैटेगरी गलत डाल दी है, नेम डाल दिया, ठीक है, और फाइनली सबमिट कर दिया, ये एडवाइज कर जाता है तो अप्लाई अफ्रेश एंड अपीयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन विद द एडमिट कार्ड बियरिंग करेक्ट डिटेल। इन केस देयर इज अ माइनर करेक्शन लाइक एड्रेस, मैंने आपको उस टाइम बताया था एड्रेस में कोई दिक्कत है, नेम मिसस्पेल, there is no need to apply again. In case the candidate is shortlisted for interview, he can give intimation for relevance correction at the time. देखो मैंने आपको बताया था अगर कोई गलत आपने फॉर्म भर दिया है, मतलब माइनर करेक्शन, जैसे कि आपके एड्रेस में, जैसे कि आपके नेम आपने गलत कर दिया है ना, थोड़ा बहुत जो आपका नेम है, माता पिता का जो नाम है वो गलत कर दिया है, तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट यहाँ पे जब इंटरव्यू में उसको बुलाया जाएगा तो यहाँ पर वो इस बारे में अपने जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले, जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेने वाले उनको बता देना, वो आपको बोलेंगे कि एफिडेविट बना दो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग डाल दिए, कैटेगरी रॉन्ग डाल दिए,
ठीक है, एंटर्ड एन एप्लीकेशन फाइनली सबमिटेड, इट इज एडवाइज टू अप्लाई अफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको एडवाइस करते हैं कि अफ्रेश का मतलब होता है भाई दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर लेना बेसिकली। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिए तो, और कैटेगरी और नेम गलत डाल दिया है तो, विद द एडमिट कार्ड बियरिंग करेक्ट डिटेल, और वो उस एडमिट कार्ड से आप आना जिसमें करेक्ट डिटेल्स होंगी, यानी कि जो आप नया वाला करोगे उसी का जो एडमिट कार्ड आएगा वही लेके आना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी भाई, मुझे ऐसा लग रहा कि आपको बताना चाहिए था, थोड़ा जल्दी बताना चाहिए था, बट सॉरी इसके लिए मैं लेट हो गया, मुझे भी ये बाद में मिला, मुझे किसी ने भेजा आज। ठीक है, तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट, सारे कन्फ्यूजन आई थिंक खत्म हो गए होंगे और खत्म हो जाने चाहिए। बाय बाय, जय हिंद।